हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि हम लेकर आए हैं क्लास 7 की SCRT ज्योग्राफी। इसी के साथ आपको इसमें बिहार स्पेशल भी इसके साथ मिलेगा। बिहार की SCRT पढ़ने का मतलब आपका बिहार स्पेशल भी इसके साथ तैयार होता चला जाएगा। क्लास 6 की SCRT मैंने कंप्लीट करवा दिया ज्योग्राफी भी। आज हम खिलाएंगे क्लास 7 के SCRT, वो भी कंप्लीट आपको एक ही वीडियो में मैराथन वीडियो मिलेगा जिसमें सब कंप्लीट हो जाएगा क्लास 7 की। तो जो इसी के साथ जो भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। जो चैप्टर नंबर 1 है वो है आपका पृथ्वी के अंदर ताक झांक। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पेशेंस बनाकर देखिएगा, मेरी सारी बातों को सुनिएगा, हर एक चीज आपको पॉइंट तैयार हो जाएगा। आपको दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हर एक पॉइंट इसमें समराइज किए हुए हैं। जो भी बहुत ही मतलब इरेलीवेंट चीजें थी उसको मैंने हटाया है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पॉइंट थे मैंने उन्हीं को लिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। मतलब जैसे ही पृथ्वी के नीचे की तरफ हम जाते हैं वैसे ही प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, जिसमें से पहला परत आपका सियाल कहलाता है, जिसमें आपका सिलिका का मतलब रेत तथा दूसरा एल्यूमिनियम होता है। यही आपके इनमें से मुख्य रूप से पाई जाती हैं। मतलब SI का मतलब सिलिका और AL का मतलब एल्यूमिनियम। सियाल से याद कर लें। और इसे ही भूप्रपटी या भूपटल कहते हैं। इसमें पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि इसमें से निकालते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो दूसरी परत होती है उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका सीमा होता है, चलिए बीच में होता है सियाल, सीमे और नीफे आपकी सबसे निचली परत होती है। 3 परत मैंने आपको बताया है। इसमें से देखते हैं, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं इसमें, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी, अब पृथ्वी में आपकी 3 परतें हम आपको दिखा रहे हैं। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, ये वाली परत, इसी को बोलते हैं सियाल। और इसके नीचे वाली जो दूसरी परत होती है उसको हम बोलते हैं सीमा। और सबसे बीच वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं नीफे, जो आपकी क्रोड कहलाती है। तो ऊपर वाली पार्ट को हम क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को हम मेंटल बोलते हैं, और सबसे बीच वाली जो पार्ट, सबसे नीचे वाली जो पार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। चलिए, सियाल का मतलब होता है इसमें सिलिका और एल्युमिनियम होता है। सीमा का मतलब होता है SI का मतलब सिलिका और Me का मतलब मैग्नीशियम होता है। और नीफे का मतलब NI का मतलब निकेल और FE का मतलब आपको सबको पता है फेरस, जिसका मतलब लोहा होता है। चलिए, विभिन्न परतें हैं आपको इस फिगर्स मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। अब पॉइंट देखते हैं। पॉइंट में क्या लिखा है, दूसरा चीज, कि जो बीच की परत होती है उसको हम सीमा कहा जाता है। इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और आपको बता दूं कि ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी के ऊपर आता है। तीसरी पॉइंट है इसमें कि सबसे जो निचली परत होती है उसको हम निकेल तथा लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं उसमें। उसके बाद इस परत को हम क्या कहते हैं, क्रोड कहा जाता है। यहाँ पर तापमान तथा दबाव सबसे ज्यादा होती है। मैंने बताया है, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर नीचे की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता चला जाता है। और यही कारण है कि यहाँ चीजें गाढ़ी द्रव की अवस्था में पाई जाती हैं। क्लियर है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट नहीं था। इसके बाद हम आपको इसका MCQ का जो वन लाइनर पॉइंट था उसको हम देखते हैं। इसका MCQ का वन लाइनर पॉइंट देखते हैं वन लाइनर फॉर्म में, कि नीफे में होता है तो नीफे में निकेल तथा लोहा होता है। दूसरा पॉइंट है, भूप्रपटी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, तो ऊपरी हिस्सा आपका सियाल कहलाता है। फिर है कि क्रोड क्या है, तो क्रोड आपकी पृथ्वी की सबसे निचली
परत होती है। अब देखते हैं भूप्रपटी में क्या पाया जाता है, तो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। सीमा क्या होती है, तो सिलिका और मैग्नीशियम होता है। सियाल क्या होता है, तो सियाल आपका सिलिका और एल्युमिनियम होता है। और नीफे क्या होता है, तो पदार्थ की गाढ़ी अवस्था आपकी नीफे में पाई जाती है। इतना ही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चैप्टर नंबर 1 में। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। इसके बाद आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो आप चैप्टर बुक उठाइए। अब बुक उठा केवल उसमें स्टोरी टाइप की चीज़ें बच्चों को पढ़ा करके कैसे बताई जाती हैं वही चीज़ें दिखाई गई हैं। उसके बाद आपको जो पॉइंट है वही पॉइंट जो एग्जाम में ही पूछा जाएगा, बस उसी को मैंने इसमें लिखा हुआ है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। जो चैप्टर नंबर 2 है वो है चट्टान एवं खनिज। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। चट्टान एवं खनिज वाले में देखते हैं कि चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। ठीक है ना। तो पहला देखते हैं आग्नेय चट्टान क्या होता है। तो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। मतलब जो नीचे से आपके तरल पदार्थ होते हैं वे ऊपर आकर के ठंडा हो जाते हैं और ठंडा होने के बाद से वो एक चट्टान का रूप लेते हैं जो आपका आग्नेय चट्टान कहलाता है। इसमें देखिएगा इसमें कोई भी परतें नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसमें आपका क्या पाए जाते हैं, रवा। ये क्या है आपका, इसमें रवा पाए जाते हैं, इसमें परत नहीं पाई जाती है। मतलब आप तोड़ेंगे तो ये खंड खंड टूट करके अलग हो जाएगा। जैसे आपका ग्रेनाइट होता है, इसमें बेसाल्ट होता है, ऑब्सीडियन, इस प्रकार की चट्टानें आपकी आग्नेय चट्टानों के नाम से जानी जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनते हैं। ये चट्टानें 2 अवस्थाओं में बनती है। पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। उसके बाद कह रहा है कि जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफी समय तक परत दर परत होता रहता है तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण करती हैं। जैसे चूना पत्थर इस प्रकार की अवसादी चट्टान है। इसी तरह जब धरातल व पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता है और तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। जैसे आपके बालू पत्थर और सेल, इस प्रकार की जो चट्टानें होंगी वो आपकी अवसादी चट्टानें होती हैं जो तलछट्टी के जमाव के कारण काफी समय तक दर पर बनी रहती है। अब आते हैं हम इसका जो तीसरा है जिसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान, उसको देखते हैं। रूपांतरित चट्टान, जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दाब या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव आ जाता है तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण में हम आपको देखते हैं, जैसे आपका संगमरमर हो गया, चूना पत्थर, ये अधिक दबाव या ताप के कारण संगमरमर में आपके बदल जाते हैं। कौन, चूना पत्थर। इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, यानी रूपांतरित चट्टान को ही हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। उसके बाद क्या रहा है कि खनिज को रत्न गर्भा भी कहा जाता है, यानी खनिज को क्या कहा जाता है, रत्न गर्भा भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं हम थोड़ा खनिजों का वर्गीकरण एक चार्ट के माध्यम से। ये है आपका खनिज का वर्गीकरण जो आपके 2 प्रकार के भागों में बंटता है। पहला होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। धात्विक में आपके 2 होते हैं, एक लौह युक्त होता है और दूसरा अलौह युक्त होता है। जिसमें लौह युक्त में आपको लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट और टंगस्टन इत्यादि पाए जाते हैं। अलौह का मतलब जिसमें लोहा नहीं होगा, जैसे आपका सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि, ये आपके अलौह होते हैं। अधात्विक में देखते हैं आपके 2 होते हैं, पहला होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक में आपका कोयला और पेट्रोलियम होता है और अकार्बनिक में आपका अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि आपके अकार्बनिक में। कार्बनिक का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन पाए जाते हैं और अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते हों।
इस प्रकार की आपकी यानी ग्रेफाइट में आपके कार्बन नहीं पाए जाते हैं। यही तो हुआ अकार्बनिक तत्व है, आपके अधात्विक होता है ये। उसके बाद आपके देखते हैं इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये खत्म हो गया है। अब देखते हैं इसके जो एमसीक्यू और वन लाइनर होंगे उसको एमसीक्यू को हम वन लाइनर के फॉर्म में आपके लाए हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि रूपांतरित चट्टान कौन से हैं। तभी आपने बोला रूपांतरित चट्टान को हम कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं और इसका एग्जाम्पल है संगमरमर। दूसरा है बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। तो बेसाल्ट अभी हमने पढ़ाया था अग्नेय प्रकार की चट्टान है जो क्या होती है परत दर परत में नहीं होती है, जो रवेदार चट्टान होती है। तीसरा होता है चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है। तो उसमें तापमान का, दबाव का और रासायनिक द्रव्यों का, इन सभी तीनों का क्या होता है चट्टानों के रूपांतरण में योगदान होता है। चलिए सेधा नमक आपका मिलान में क्वेश्चन है कि सेधा नमक किस प्रकार की चट्टान के अंतर्गत आएगा। तो ये आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आएगा। ग्रेनाइट क्या होगा। तो ये अवसादी चट्टान है। दूसरा संगमरमर क्या है। तो आपका रूपांतरित चट्टान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ। जिनको लगता हो कि ये काफ़ी चीज़ें कम हैं वो एक बार मेरे कहने पे प्लीज़ आप बुक को उठाइए और देखिए क्या कोई पॉइंट ऐसा छूटा हुआ है जो एग्जाम में आने वाले हैं या वो आपको बिल्कुल नहीं आता है। मैंने उन्हीं को बस नहीं कंप्लीट किया इसमें, ठीक है ना। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। जो चैप्टर नंबर 3 है आपका वो है आंतरिक बल एवं उसमें बनने वाली भू आकृतियां। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पॉइंट देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का। क्या कहता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और आपसी टकराहट ही भूकंप का कारण बनता है। यानी प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से ही भूकंप का निर्माण होता है, यानी भूकंप बनता है। उसके बाद पॉइंट है आपका कि भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। किससे मापते हैं हम। सिस्मोग्राफ से। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता के मापने की इकाई है। यानी भूकंप की तीव्रता मापने की जो इकाई होती है वो रिक्टर पैमाना से ही होती है। उसके बाद कह रहा है कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उसको हम बोलते हैं उद्गम केंद्र। क्या बोलते हैं उसको। उद्गम केंद्र बोलते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम। इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से नापते हैं और रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की क्या है एक प्रकार की इकाई है, न कि इसका पैमाना है, मतलब ये इसकी इकाई है। उसके बाद देखते हैं आपका कि कंपन यानी तरंग की तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ कम होती जाती है। जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे भूकंप के कंपन की तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यानी जहाँ से वो उत्पन्न होगा वहाँ पर काफ़ी तीव्र होगा, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है। आप लोगों ने सुना था इसके पहले नेपाल में भूकंप जो आया था उसका केंद्र आपका नेपाल में ही था, इसलिए नेपाल में त्रासदी बहुत भयंकर रूप से हुआ था। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन और सर्वाधिक क्षति होती है, ये आपको बताया है हम। उसके बाद देखते हैं कि बिहार में भूकंप के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं और भूकंप क्षेत्र का नाम कौन कौन सा है। जैसे आपका भूकंप क्षेत्र तृतीय मतलब 3, उसमें कौन कौन से आपके जिले आते हैं। तो बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा और अरवल, ये सब के सब भूकंप 3 के अंतर्गत आते हैं। अब देख लें आप लोग कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, उससे भी आप लोग कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। भूकंप क्षेत्र 4th के अंदर आने वाले जो जिले हैं जैसे आपके पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, उसके बाद आपका सिवान है, गोपालगंज है, वैशाली है, पटना है, समस्तीपुर, नालंदा, मुंगेर, जमुई, बांका, खगड़िया और कटिहार, ये सब के सब भूकंप क्षेत्र 4 के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। 5 में कौन से आने वाले जिले हैं। सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज और दरभंगा, ये सब के सब आपके 5 के अंतर्गत आने वाले भूकंप क्षेत्र हैं।
अगला पॉइंट हम देखते हैं आपके सामने कि पृथ्वी की ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो तो शिखर क्षेत्र संकुचित हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं इसमें आपका जो पहला पॉइंट है वलित पर्वत का उदाहरण, जिसे पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका वलित पर्वत, भ्रंशुत पर्वत और संचयन पर्वत। आपको पिछले वाली वीडियो में भी इसका जिक्र मैंने किया था, लेकिन फिर भी इसमें था तो सोचे इम्पोर्टेंट है, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो उसको देखते हैं कि वलित पर्वत क्या होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन का नाम देते हैं, ठीक है। दो विपरीत दिशाओं में जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिसे वलित या मोड़दार पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय और राकी, ये आपके वलित पर्वत के उदाहरण है। व्रंशोत पर्वत क्या होता है, तो इसको बोलते हैं, इसको हम ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको हम? ब्लॉक माउंटेन। उसके बाद देखते हैं इसमें कि भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग क्या होता है, ऊपर उठा रह जाता है, जिससे हम भ्रंशोथ या ब्लैक पर्वत का नाम देते हैं। जैसे आपका यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत आपके भ्रंशोथ पर्वत के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है संचयन पर्वत। आपका देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें ये पॉइंट देखते हैं कि जो ज्वालामुखी के द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं, तब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं। जैसे अफ्रीका का जो किलिमंजारो का पर्वत है, वो आपका संचयन पर्वत का उदाहरण है। जापान का फ्यूजियामा, ये भी आपका संचयन पर्वत का उदाहरण है। जापान का फ्यूजियामा, यहाँ ज्वालामुखी पाई जाती है, जो आपकी सक्रिय ज्वालामुखी, सॉरी शांत शायद ज्वालामुखी है, ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं हम, लेकिन जापान का ही एक प्रकार का मतलब ये क्या है, ज्वालामुखी है, जिसको हम पूजनीय ज्वालामुखी के भी बोलते हैं। इसको पूजा जाता है जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी को, ठीक है ना। तो पूजा जाता है, इसका मतलब ये शांत ही होगा मेरे ख्याल से। अगला देखते हैं हम अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत देखते हैं। अपर्दन की शक्तियों के द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे आपका अरावली का पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पारसनाथ की पहाड़ियां हैं, वे भी आपकी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू हैं उनको देखते हैं। तो देखते हैं आपके वन लाइनर के फॉर्म में, छोटा नागपुर क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, ये पठार है। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन था इसमें कि भू सतह पर भूकंप के केंद्र पर उपस्थित स्थित होना क्या कहलाएगा, वो अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो उसको 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है, तो ये है ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। उसी बात इसी में आपका मिलान वाला था, उनको भी हम देखते हैं। हिमालय आपका एक वलित पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा एक लावा निर्मित पठार है, ठीक है। लावा निर्मित पठार मतलब जो उसमें दिया था, वैसे फ्यूजियामा एक प्रकार का क्या है, ज्वालामुखी भी है, और इसमें मैंने पढ़ा ये पर्वत का उदाहरण है, जो कि आप लावा निर्मित होता है। यही तो था उदाहरण, जिसको हम संचयन पर्वत का भी हम नाम देते हैं। ये आपका संचयन पर्वत का भी एक उदाहरण है, जिसको हम लावा निर्मित पठार भी कहते हैं। अरावली आपकी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दक्कन आपका संचयन पर्वत का उदाहरण है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये इसमें होना चाहिए और ये इसमें होना चाहिए, वैसे कोई बात नहीं, जो बुक में दिया था वही मैंने बताया है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, वायुमंडल एवं इसका संगठन। चैप्टर नंबर 4 है वायुमंडल एवं इसका संगठन। देखते हैं, चलिए पहला पॉइंट है ये आपका चैप्टर है। अब पहला पॉइंट आपके सामने है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जुड़ा है। इसी कारण पृथ्वी की धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वायुमंडल से
वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है, मतलब नीचे से गर्म होता जाता है ऐसे, इस प्रकार का, ठीक है ना। उत्तरोत्तर ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित होती रहती है। उसके बाद देखते हैं, आपको बताया भी गया है कि जो परत होती है, सबसे ऊपरी परत आपको बहिर्मंडल होता है, वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपके होता है, जो सबसे ऊपरी परत का उदाहरण है। इस प्रकार जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, फिर ठीक है ना, गर्मी कम होती जाती है, ठीक है ना। ये आपका वायुमंडल आपका अलग अलग होता है, जो आपके टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गर्मी आपकी कम होती जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। जब मुंह से हवा भरते हैं तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड भरती है, जबकि गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन से O2 मतलब ऑक्सीजन और CO2 मतलब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है, और H2 यानी H2 गैस जो होती है ना, वो आपकी काफी हल्की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि ये सभी के सभी आपके ग्रीन गैस के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। CO2 की उपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्थलीय विकिरण में सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है, जिससे CO2 गैस आसानी से सोख लेती है, और इस तरह पृथ्वी पर आवश्यक ऊष्मा बनी रहती है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता रहता है। उसके बाद का पॉइंट है, पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। जो मैंने बताया था कि जो लेयर होती है वायुमंडल की, 5 लेयर होती है, 5 परतें होती हैं। जो आपकी पहला होता है क्षोभ मंडल, जो 0 से लेकर के 18 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। दूसरा होता है समताप मंडल, वो होता है 8 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। इसको हम ओजोन मंडल का भी नाम देते हैं। इसमें हवाई जहाज या जेट उड़ान भरते हैं। तीसरा होता है मध्यमंडल, ये होता है 50 से 80 किलोमीटर। इसमें उल्कापिंड घर्षण के कारण जल जाते हैं, मतलब नीचे पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं। चौथा होता है बाह्यमंडल, जिसको हम उष्णमंडल या आयन मंडल के नाम से भी हम जानते हैं। ये काफ़ी यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आपको बता दें, रेडियो प्रसारित तरंगे यहाँ पर इस लेयर में होती हैं, जिसकी लंबाई होती है लगभग 80 से लेकर के 450 किलोमीटर तक। लास्ट का सबसे ऊपरी मंडल जो होता है वो बहिर्मंडल होता है, जो 450 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक होता है, जिसमें हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं पर आपकी अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की आपकी 5 परतें हैं। उसमें क्या क्या होती हैं, घटनाएं क्या क्या होती हैं, मैंने उसको बताया। कितने से किलोमीटर रेंज होता है, मैंने वो बताया। उसके बाद ये चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है, और इसमें जो MCQ के हैं वन लाइनर, उसको देखते हैं। आइए देखते हैं। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है ना। पहले कौन सा भाग गर्म होता है, तो स्थल की जो सतह होती है सबसे पहले वो गर्म होती है। वायुमंडल में O2 की मात्रा लगभग 21% के आसपास, मतलब 20.99% होता है। वायुमंडल की जो पहली परत होती है वो होती है आपकी क्षोभ मंडल, और सबसे अंतिम परत होती है उसको हम बहिर्मंडल का नाम देते हैं। रेडियो तरंगे किस परत में परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है, उसको हम बोलते हैं आयन मंडल या उष्णमंडल, या उसको हम बोलते हैं वायुमंडल, जो चौथा आपका वायुमंडल का लेयर होता है। क्लियर है ना। इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 तक हमने MCQ के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जो है बिन पानी सब सून, यानी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पानी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पॉइंट है आपका
कि उपलब्ध कुल जल का 30% जल का सिर्फ 0.3% पानी का उपयोग ही पीने के लिए हम कर सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट है कि जो 22 मार्च है वो जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री राजेंद्र सिंह द्वारा जल की क्रांति के लिए उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। और इनको वाटरमैन का भी हम नाम देते हैं श्री राजेंद्र सिंह को। वो राजेंद्र सिंह नहीं जो हमारे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये राजेंद्र सिंह हैं जो जल की क्रांति के लिए, जल को संरक्षण के लिए काफ़ी कदम उठाए थे और इनको आगे जा कर के इसी क्रांति के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। समुद्र के जल में औसतन 1 किलोग्राम जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली होती है। उसके बाद हम देखते हैं कांवर झील। तो कांवर झील आपके बेगूसराय में, बरैला झील आपके लखीसराय में पड़ता है। ये बिहार की बात है कि बिहार में कांवर झील आपके बेगूसराय में है और बरैला झील आपके लखीसराय में है। समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और लहरें जब अपनी न्यूनतम स्तर तक तक पीछे की तरफ चला जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। आपको पता है कि जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं तो ज्वार आता है, जब नीचे गिर करके पीछे की तरफ हटती हैं तो भाटा आता है। ठीक है ना। और इस प्रकार की प्रक्रिया प्रतिदिन लगभग 2 बार होता है। कब होता है? लगभग 2। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है और यही ज्वार है, और उतरता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं इस चैप्टर से एमसीक्यू जो वन लाइनर के फॉर्म में है उनको। पृथ्वी पर वायुमंडल का हिस्सा 71% होता है। मुंबई किस महासागर के किनारे स्थित है? वो है आपके अरब सागर के किनारे स्थित है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल की ऊंचाई की ओर बढ़ता जाता है, यह स्थिति ज्वार कहलाती है। क्लियर है ना मेरी बात? तो ज्वार भाटा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं जो हमारा पर्यावरण है, उनको देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा पर्यावरण। इसमें भी कुछ ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को नहीं मिले थे। तो देखते हैं कि पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं। इस मंडल को हम जैव मंडल कहते हैं या जैव मंडल कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सजीवों का आपसी अंग पर्यावरण के बीच निर्भरता परितंत्र कहलाता है। उसके बाद का पॉइंट है कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद पॉइंट देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के खनिज लवण अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं, जबकि पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव भी जैव पर्यावरण का अंग है। इस चैप्टर से केवल इतना ही पॉइंट हमको इम्पोर्टेंट देखने को मिले जो आपके सामने हम लाए। चैप्टर नंबर 7 है जीवन का आधार पर्यावरण। देखते हैं पॉइंट इसमें। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसें की मात्रा बढ़ जाती है तो यह वायु प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि को डेसिमल में मापा जाता है, यानी ध्वनि की जो मापने की इकाई होती है वो डेसिबल होती है। मानव सामान्यतः लगभग 60 डेसिबल तक सुन सकता है। यदि इसके बाद वो सुनता है तो उसके कानों की हानि हो सकती है, उसके कान खराब हो सकते हैं, सुनने की क्षमता कम हो सकती है। इस प्रकार की बहुत सारी हानियां आपको होती हैं। बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है और डॉल्फिन को गंगा नदी की सफाई का स्रोत भी माना जाता है। ये किसकी पहल थी? तो बिहार सरकार की पहल थी।
और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया है और ये डॉल्फिन आपके गंगा नदी में पाए जाते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू हैं, वो भी वन लाइनर के फॉर्म में। जल प्रदूषण हो रहा है तो पानी में दूषित पदार्थ के मिलने से। नदी या तालाब में पानी की शुद्धता हो सकती है तो मछली के पालने से शुद्धता हो सकती है, क्योंकि वो अशुद्धियों को खा लेती हैं और पानी आपका स्वच्छ और साफ बना रहता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वृक्षों का तेजी से कटाव हो रहा है, भवनों का निर्माण हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए, तो क्या किया जाना चाहिए, तो खूब पौधे लगाना चाहिए और गाड़ियों का उपयोग कम करना चाहिए। ये पर्यावरण संरक्षण के भी उपाय के अंतर्गत आते हैं, जो आपके एमसीक्यू में पूछे जाने वाले इस प्रकार के प्रश्न थे, मैंने उनको इसमें समाहित किया। अब आते हैं हम इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 की तरफ, जो आपका चैप्टर 8 है, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख में जीवन। क्या देखते हैं हम, लद्दाख में जीवन देखते हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क शीत उच्च भूमि है, जो तिब्बत के पठार का हिस्सा भी है। इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई लगभग 3600 मीटर के आसपास है। यहाँ की जो द्रास घाटी में अच्छी किस्म का जीरा पैदा किया जाता है। अच्छी किस्म का जो जीरा होता है वो द्रास घाटी में पैदा किया जाता है। सिंधु नदी लद्दाख से होकर तो बहती ही है। उसके बाद कह रहा कि श्योक, नुब्रा, छो आदि बड़ी नदियां भी यहाँ से होकर के बहती हैं। यहाँ की नदियां हैं श्योक, नुब्रा, छो आदि बड़ी नदियां लद्दाख प्रदेश की नदियां हैं। लद्दाख का प्रमुख शहर आपका जो है वो लेह है और NH1 लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ता है और नेशनल हाईवे 1 लेह को जोजिला से जोड़ने वाला एक प्रकार का नेशनल हाईवे है। अगला पॉइंट है आपके सामने, काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, कश्मीर को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो काराकोरम दर्रा है। इंपॉर्टेंट, यह दर्रा लद्दाख से होकर के गुजरता है। लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर के गुजरती है, यानी लेह से मनीला तक जोड़ने वाली जो दर्रा है रोहतांग दर्रा है। और काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। ईरानी प्रजाति के लोग वाल्टोरो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाल्टोरो कहलाते हैं और ये मुसलमान हैं, जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लद्दाख में बौद्धों के मठों को गोम्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको गोम्पा कहते हैं। और हेमिस, थिकसे और लामागुरु प्रसिद्ध आपके बौद्ध मठ भी आपके लद्दाख में ही पाए जाते हैं। ये आपके जो बौद्ध मठ हैं लद्दाख में हैं, हेमिस, थिकसे और लामागुरु। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड जो भी MCQ के हैं उनको देखते हैं। लद्दाख की जलवायु शुष्क है, क्योंकि लद्दाख का हिमालय की वृष्टि छाया में होना आपका जलवायु शुष्क का होना पाया जाता है। लद्दाख में पाए जाने वाला जो महत्वपूर्ण जानवर है वो याक है। लगभग इस याक बहुत मतलब आप देखे होंगे ना, भैंस, बुफेलो, और उसका मेल वर्जन आपका भैंसा होता है। उस भैंसा से भी ये ज़्यादा वजन के होते हैं और इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। बहुत ज़्यादा बाल होते हैं इन पे। कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है तो काराकोरम दर्रा जोड़ता है। जो कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है वो काराकोरम दर्रा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल दिमाग पे रख के चलिए। लद्दाख में बहने वाली नदियां अभी मैंने बताया सिंधु और योक हैं। उसके बाद बड़ी नदियों में आपका नुब्रा है, श्योक है, इस प्रकार की नदियां भी पाई जाती हैं।
तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9। इसमें क्या पॉइंट, पर्यावरण, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया और थार प्रदेश में जनजीवन, चैप्टर नंबर 9 है। अपने देश के पश्चिम में थार का रेगिस्तान है जो राजस्थान एवं गुजरात में पड़ता है। इस इलाके में औसत वर्षा साल भर में मात्र 25 सेंटीमीटर ही होती है। यहाँ पर बारिश की मात्रा बहुत कम होती है। कम वर्षा होने के कारण यहाँ की कटीली झाड़ियाँ कीकर, बबूल, खजूर, खेजड़ी, ज्वारपाठा, नागफनी जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम। यहाँ के लोग बाजरा, जौ, जई जैसे मोटे अनाज उगाते हैं। बाजरे की रोटी इनका मुख्य भोजन होता है। ऊंट इनके यातायात एवं परिवहन का मुख्य साधन है। यहाँ के हरे भरे मैदान को नखलिस्तान या मरुद्यान भी कहते हैं। हरे भरे मैदान को क्या कहते हैं? नखलिस्तान और या मरुद्यान भी कहते हैं। थार प्रदेश में जिप्सम, संगमरमर, छींटदार इमारती पत्थर, लिग्नाइट जो कोयला का रूप होता है, तांबा, अफरक, नमक इत्यादि मिलता है। ये थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं। संगमरमर एवं लाख की मूर्तियां, चूड़ियां, हाथी दांत की वस्तुओं की नक्काशी, कपड़ों की रंगाई और छपाई का मुख्य व्यवसाय है। क्लियर है? अगला देखते हैं। थार रेगिस्तान के क्षेत्र में बसे मुख्य नगर बीकानेर हैं, जैसलमेर हैं, बाड़मेर है और जोधपुर है। सतलज नदी पर इंदिरा गांधी नहर पानी की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर आपकी किस पर है? तो सतलज नदी पर है, जो पानी की कमी को दूर करने के लिए राजस्थान में इसका निर्माण किया गया, जो आपकी राजस्थान नहर भी इनको कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं एमसीक्यू आपके वन लाइनर के फॉर्म में। थार का रेगिस्तान फैला है गुजरात और राजस्थान में फैला है। साफा कहते हैं तो सिर पर बांधने वाली एक पगड़ी होती है साफा। थार प्रदेश में पाए जाने वाले जो खनिज हैं वो संगमरमर और जिप्सम होते हैं। नखलिस्तान का अर्थ है रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र। आपका नखलिस्तान क्या होता है? तो जो रेगिस्तान में हरियाली और जल वाला क्षेत्र होता है उसको हम नखलिस्तान कहते हैं। अभी मैंने पढ़ा कि जो मरुद्यान होते हैं और हरे पेड़ पौधे वाले एरिया होते हैं, और इसमें पाए जाने वाले जो खनिज हैं वो संगमरमर और जिप्सम होते हैं। साफा तो आप लोगों को पता ही है। आते हैं हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ। यहाँ से हम बिहार स्पेशल की तरफ बढ़ते हैं। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, इसमें अपना प्रदेश बिहार के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं। बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं, आपको पता है। स्थापना इसकी 22 मार्च 1912 को हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं, ये आपके डायरेक्शंस हैं। जो पश्चिम में, पूरब में आपकी पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर में आपका नेपाल है और दक्षिण में आपका झारखंड है। उसके बाद देखते हैं जो बिहार राज्य है वो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार यानी झारखंड है। इस प्रदेश में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और दक्षिण से पुनपुन, सोन, फल्गु आकर के मिलती है। ध्यान दीजिएगा, इस गंगा नदी में उत्तर से आने कर मिलने वाली जो नदियां हैं वो गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा है, जबकि दक्षिण से आने वाली जो नदियां हैं वो पुनपुन, सोन, फल्गु, ये 3 प्रकार की नदियां आपकी दक्षिण से आकर के गंगा की नदी में मिलती हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 100 मीटर से कम है। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से आती है। कहाँ से आती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से आती है। अगला पॉइंट हम आपके सामने देखते हैं।
कि जलवायु की दृष्टि से बिहार उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। बिहार किस प्रदेश में है? तो उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में है। बिहार की समस्त भूमि का लगभग 75% भाग कृषि योग्य है और 12% बंजर भी है। भागलपुर में सिल्क का उत्पादन स्पेशली रूप से किया जाता है, जिसको हम उसके बाद देखते हैं कि पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र और पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के कुटीर उद्योग प्रमुखता से पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट भी हैं, जो जमालपुर में रेलवे की कार्यशाला है। कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर पाया जाता है, जबकि बालू पत्थर और पाइराइट्स भी इसके साथ साथ आपको मिलते हैं। मधुबनी जो पेंटिंग होती है जो मिथिला से निकली है, जिसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। सबसे स्पेशल बात यही है कि मधुबनी पेंटिंग में ये पहली बात है कहाँ की? तो मिथिला नगर की है, और इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है और जो विश्व में लोगों को पसंद आ रहा है, और इसमें मैक्सिमम भागीदारी महिलाओं का ही होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, एमसीक्यू देखते हैं इसके। बिहार के पूरब में आपको बताया कि पश्चिम बंगाल है। मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है मिथिला के क्षेत्र से, और जमालपुर में अवस्थित है रेलवे कार्यशाला, यानी जमालपुर में आपका रेलवे का कार्यशाला है। ठीक है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 के तरफ, 11 की तरफ, जो पर्यावरण अंतःक्रिया। इसमें हम तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन के बारे में जानेंगे। केरल भारत के पश्चिम तट पर एक लंबी संकरी पट्टी के रूप में फैला है। इसके पूर्व दिशा में पश्चिम घाट की नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। देखते हैं इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका कि केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। गॉड्स ओन कंट्री किसको कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। साइलेंट वैली केरल में ही स्थित है, जो यूएनओ में आपका दर्ज है। रेतीले मैदानों के पूर्वी भाग में उपजाऊ कांप मिट्टी के मैदान हैं। यह भाग बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ की जलवायु सम है। सम होने का मतलब न ज़्यादा ठंडी है और न ही ज़्यादा गर्म है। प्रदेश का लगभग 1/4 भाग वनों से आच्छादित है। सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे आपके सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबड़ और बांस। इस प्रकार के आपके वन भी पाए जाते हैं। धान यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है। धान यहाँ की क्या है? मुख्य खाद्य फसल है। पॉइंट अगला देखते हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? तो केरल में किया जाता है। ठीक है ना। कथकली यहाँ विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। मोहिनी अट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। मार्शल आर्ट के रूप में कलारीपट्टू शैली है। मार्शल आर्ट के कलारीपट्टू शैली क्या है? तो ये एक मार्शल आर्ट का रूप है केरल का। और मोहिनी अट्टम यहाँ की प्रसिद्ध नृत्य है। और कथकली यहाँ की विश्व प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मलखम्ब यहाँ का एक प्रसिद्ध खेल है। मलखम्ब क्या है? प्रसिद्ध यहाँ का खेल है। और सबरीमाला मंदिर भी यहाँ की एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थली के रूप में माना जाता है। सबसे ज़्यादा चिकित्सा नर्स इसी राज्य से आती हैं। कहाँ से? तो आपके केरल से आती हैं। यहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये तो सबको पता है। अगला पॉइंट देखते हैं। केरल प्रदेश के तटीय भागों में मोनोजाइट, थोरियम, जिरकन, यूरेनियम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट रखिएगा, मोनोजाइट, थोरियम, जिरकन और यूरेनियम। जबकि पूर्वी भागों में चीनी मिट्टी, चूना तथा ग्रेफाइट पाई जाती है। तटीय प्रदेश में, तटीय भागों में आपके थोरियम, मोनोजाइट, जिरकन और यूरेनियम पाया जाता है, जबकि पूर्वी भाग में इसके चीनी मिट्टी और चूना पत्थर और ग्रेनाइट पाया जाता है, ग्रेफाइट। केरल में तिरुवनंतपुरम, अलवाय, पल्लानूर, कोझिकोड यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तिरुवनंतपुरम में सूती कपड़े, नारियल का तेल, साबुन,
साइकिल ट्यूब, कांच आदि के कारखाने पाए जाते हैं। पन्नालूर में आपको कागज तथा अलवाय में आपको अल्मुनियम बनाने के कारखाने मिलेंगे। केरल में एक लैगून झीलें हैं जो खूब देखने को आपको मिलेंगी। ये लैगून झीलें देखते हैं। ये झीलें वस्तुतः बालू का स्तूप यानी रेत की दीवार के द्वारा समुद्र से अलग हो गए हैं, लैगून झीलें। अगला देखते हैं, इसमें जो आपके MCQ हैं उनको वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं। केरल प्रदेश की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है। केरल में नहीं उपजाया जाता है तो जूट आपको नहीं मिलेगा। साइलेंट वैली घाटी स्थित है तो पश्चिम घाट यानी केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर है जो एक तीर्थ स्थान है, कहाँ का, तो केरल का। ठीक है ना। इसी के साथ ही हम चैप्टर नंबर 11 तक आपकी SCRT 7th कंप्लीट कराया है। ये कंप्लीट मैराथन वीडियो है जो आपको कंप्लीट क्लास 7th की SCRT आपकी मिल जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, चैप्टर नंबर 12 मानसून, मौसम और जलवायु, उसको पढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं है अब मेरे ख्याल से, ये लास्ट चैप्टर होगा, देख लेते हैं। वैसे ये मेरे ख्याल से, हाँ नहीं, एक चैप्टर और है, 12 और 13। मैं आपको चैप्टर नंबर 12 की तरफ लाया हूँ। चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 12 है मौसम और जलवायु। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा आपकी क्या कहलाती है, तो मौसम कहलाती है। और किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली जो मौसम की औसत दशा होती है उसी को हम जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, जो लंबे समय तक रहने वाली मौसम की दशा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। और जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपके निम्नलिखित रूप से दिए गए हैं। देखिएगा कौन कौन से इसके विभिन्न कारक हैं। इसके अक्षांशीय स्थिति इसके कारक में आएंगे। समुद्र तट से दूरी, पर्वतों की दिशा व अवरोध, समुद्र धाराओं की दिशा, पवन की दिशा और समुद्र तल से ऊंचाई और तापमान, ये 7 प्रकार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यदि अक्षांशीय स्थिति के अकॉर्डिंग आपके जलवायु का प्रभाव होता है, समुद्र से दूरी के अकॉर्डिंग, पर्वतों की दिशा में अवरोध, इस प्रकार की 7 चीजें दी हुई हैं जो आपके प्रभाव के कारक हैं। मैं आपको बता दूं, इनको एक ट्रिक से माध्यम से हम याद कर सकते हैं, लैंड फॉर्म। क्या याद कर सकते हैं हम, लैंड फॉर्म। ये ट्रिक है जो कि 7 कारकों को ट्रिक से बताया गया है। एल का मतलब होता है लैटिट्यूड, जो हम उसको अक्षांश जानते हैं। उसके बाद आता है ए का मतलब एल्टीट्यूड, जो ऊंचाई होता है। एन का मतलब होता है नियरेस्ट फ्रॉम द सी, मतलब समुद्र से निकटता। और डी से होता है डायरेक्शन ऑफ द विंड, यानी पवन की दिशा कैसी है। उसके बाद से एफ देखते हैं यानी वन देखते हैं, यहाँ के जंगल कैसे हैं। ओ का मतलब ओशियन, इन समुद्री धाराएं देखते हैं। और आर का मतलब रेन, वर्षा, यानी वर्षा देखते हैं। और डी का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी पवन की दिशा कैसी है वो देखते हैं। ठीक है ना। अच्छा ये दोबारा हो गया, फॉर्म एम होता है ना, ये नहीं होगा, दोबारा हो गया। एम का मतलब होता है माउंटेन, यानी आपके पर्वत होते हैं। ये आपके कारक हैं। ये कारक नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं, सॉरी माफी चाहते हैं हम। ये लैंडफॉर्म, ये आपके कारक नहीं है, ये दूसरा चीज है। ठीक है ना। ये लैंडफॉर्म्स हैं, लैंडफॉर्म के आपके क्या हैं, पॉइंट है आपके दिए हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं आपका, वायुदाब को मिलीबार या सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं। देखिएगा वायुदाब को मिलीबार या पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं, मिलीबार पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को हम वायु धाराएं या एयर करंट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होने वाली वायु की गति को हम पवन गति कहते हैं। क्या, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होने वाली वायु की गति क्या कहलाती है, तो पवन कहलाती है। ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब घटता है, वहीं समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और वायु हमेशा अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर ही चलती है। क्लियर है मेरी बात। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम,
अगला पॉइंट आपके सामने है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जो सघन होकर उच्च वायु दाब भी क्षेत्र बनाती है, क्योंकि इसके प्रभाव से पवनें बाहर की ओर चलती हैं, जिसके कारण आकाश साफ नजर आता है। विश्व की मुख्य स्थानीय पवनें, उसके बारे में पढ़ते हैं। मुझे इसी पॉइंट में डाउट था दोस्तों, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को अंग्रेजी शब्द लैंडफॉर्म से आसानी से समझा जा सकता है। इसमें आपके लैंडफॉर्म के पूरे फुल फॉर्म दिए हुए हैं और उनको समझाया गया है। तो मैंने गलत नहीं बोला था, सही बोला था। मुझे कुछ डाउट हो गया था कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें 8 लेटर हैं आपके, 4 ये, लेकिन इन्हीं को हम इसके कारक के प्रभावित करने वाले, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत समझ सकते हैं। अक्षांश से, ऊंचाई से, समुद्र से निकटता और पवन की दिशा, इसमें वन, समुद्री धाराएं और वर्षा और पर्वत, ये सब के सब आते हैं। ये कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है ना। तो चलिए, इसमें कोई डाउट होने की संभावना नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि विश्व की मुख्य स्थानीय जो पवनें हैं उनको देखते हैं। जैसे आपका लू है, लू आपका विशाल मैदान भारत, ठीक है ना, आपके विशाल मैदान भारत में आपके स्थानीय पवनें हैं। ये चिनूक दक्षिण कनाडा में है स्थानीय पवनें। विली विली का पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में होती है, स्थानीय पवने के नाम से जानी जाती है ये विली विली। अटलांटिक महासागर का जो महासागरीय तंत्र में, उसमें टार्नेडो और हरिकेन को जानते हैं स्थानीय पवनों के नाम से। पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र टाइफून होता है, और बंगाल की खाड़ी में काल बैसाखी, ये प्रकार की स्थानीय पवने हैं जिनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानते हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला है स्थानीय पवन, दूसरा है मौसमी पवन और तीसरा है स्थानीय पवन। ये 3 प्रकार की पवनें हैं। जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो स्थलीय समीर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्थलीय समीर कहते हैं। और ये सदा रात में ही चलती है, ठीक है ना। जब हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो इसे समुद्री समीर कहते हैं। ये सदा दिन में चलती है, यानी समुद्री समीर दिन में चलती है और स्थलीय समीर रात पे चलती है। स्थलीय समीर आपके स्थल से समुद्र की ओर चलती है और समुद्री समीर आपकी समुद्र से स्थल की ओर चलती है। क्लियर है पॉइंट? अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय प्रायद्वीप में आने वाले अधिकांश चक्रवात अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। अधिकांश चक्रवात कहाँ होंगे? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलने लगती हैं। यानी जब आपका काफ़ी लो प्रेशर आपके मतलब उच्च दाब केंद्र में हो और लो प्रेशर बाहर उसके चारों तरफ बनता है, तो हवाएं कम प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देती हैं ज़्यादा प्रेशर की तरफ से। वह तापमान जिस पर जलवायु का संघनन प्रारंभ होता है उसे उषांक या ओस बिंदु कहते हैं। वर्षा प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। पहला होता है संवहनिक वर्षा होती है। संवहनिक वर्षा में यह वर्षा संघनन की क्रिया से शुरू होती है और तीव्र ही वर्षा होने लगती है। यह वर्षा दोपहर के बाद विषुवत रेखीय प्रदेश में प्रायः होती है। यानी संवहनिक वर्षा क्या होती है? ये संघनन की क्रिया से शुरू होती है और शीघ्र ही इसमें वर्षा होने लगती है, और यह वर्षा दोपहर के बाद विषुवतीय प्रदेशों में प्रायः देखने को मिलती है। अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका पर्वतीय वर्षा। वो पर्वतीय वर्षा क्या होगा? जब उष्ण तथा आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में आ जाती है तो ये पवने उसके ढाल के सहारे ऊपर उठने को मजबूर हो जाते हैं, जिसे संघनित होकर वर्षा आपकी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। चक्रवाती वर्षा जो होती है, वो चक्रवाती वर्षा, इस प्रकार की वर्षा उष्णकटिबंध में होती है।
किस में होती है? उष्णकटिबंध में चक्रवाती वर्षा होती है। इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं। वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है उसको हम अस्थाई पवन कहते हैं। जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया आपकी संघनन कहलाती है। और कैटरीना क्या है? तो कैटरीना एक प्रकार की चक्रवात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैटरीना क्या है? तो कैटरीना एक प्रकार की चक्रवात है। अगला चैप्टर देखते हैं, लास्ट चैप्टर नंबर 13, जो इस क्लास 7th SCERT का फाइनल चैप्टर है। मौसम संबंधी उपकरण, उसको देखते हैं। मौसम संबंधी उपकरण में आपको एक मिनट, मौसम संबंधी उपकरण में देखते हैं। तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का उपयोग होता है, ये आपको सबको पता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो हम लोग अपना बुखार टेम्परेचर नापते हैं वो आपकी जो उसका फ़ारेनहाइट यानी डिग्री सेल्सियस में ना, जो कि फ़ारेनहाइट में मापते हैं, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट में। उसके बाद आपको देखते हैं अगला पॉइंट, ये मैं आपको एक रिलेशन बताने वाला हूँ। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और आपके आर के फॉर्म में आपका C/5 होता है। सॉरी, एक बार देखता हूँ इसको दोबारा। ये आपका रिलेशन याद रखिएगा, C/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 इज इक्वल टू F -273/5 इज इक्वल टू R/5। ये पांचों रिलेशन आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। इसमें से कोई भी याद रहे, जैसे मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस याद है और फ़ारेनहाइट में चेंज करना, तो इन दोनों का रिलेशन लगा लेंगे। आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और आपको आपका ये देना है, क्या नाम है, केल्विन बताना है, K -273, तो आपको K निकाल लेंगे। इसमें से कोई भी दो ही के रिलेशन निकालेंगे आप। इसमें से किसी एक की वैल्यू पता होगी तो एक की वैल्यू निकल जाएगी। तो C/5 इज इक्वल टू F -32/9 इज इक्वल टू K -273/5 इज इक्वल टू R/5 नहीं है, R/4 है, ठीक है ना, R/4, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ के वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं। दैनिक तापमान मापते हैं, आपको पता है डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, ये डिग्री सेल्सियस है। शरीर का तापमान मापते हैं तो फ़ारेनहाइट में मापते हैं। वर्षा की मात्रा मापते हैं तो रेन गेज से मापते हैं। पवन की दिशा आपकी विंड वेन से नापते हैं, क्या है, विंड वेन, ठीक है ना। वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ हमेशा वाई की दिशा में हो जाता है। ये अगला पॉइंट, ये नोटेड पॉइंट में लिख लीजिएगा। जो वाई की दिशा दर्शक में जो तीर की पूंछ होती है ना, वो हमेशा वाई की दिशा में होती है, यानी जिधर आपकी पूंछ होगी उधर समझ जाइएगा ये हवा उसी की तरफ क्या हो रही है, होकर के बह रही है। ये मैं बताने वाला था। तो इसी के साथ हमारा SCERT चैप्टर पूरी SCERT क्लास 7th की कंप्लीट होती है। आप लोगों की PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। एक कंप्लीट 14 पेज की PDF है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, मेरे ख्याल से अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होइएगा, मैं इसका PDF आपके लिंक में इसका PDF आपको जाकर के टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।